आगे मान लो कई वोल्टेज सोर्सेस इस तरह कनेक्टेड है, जैसे एक वोल्टेज सोर्स दूसरे वोल्टेज के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या कैसा जुड़ा हुआ है, कुछ सीरीज में इस तरह, तो दूसरा वाला अपोजिट टर्मिनल के साथ इस तरह सीरीज में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही दो वोल्टेज सोर्सेज जिनका वैल्यू एक का V1 है एक का V2 है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसे ही एक वोल्टेज सोर्स हमारा V है और इसके ये एक R रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट जो हम बनाएंगे, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, जब दो वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ऐसे ही दो अगर अपोजिट वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा V1 माइनस V2। अगर इस पोलैरिटी में लिख रहे हो तो जैसे इसके पोलैरिटी में लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वोल्टेज सोर्स बढ़ा रहा होगा तो V1 माइनस V2 लिखेंगे। अगर मान लो तुम इस वोल्टेज सोर्स को बड़ा मान के चल रहे हो या फिर इसी को कुछ इस तरह लिखना चाहते हो तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, अब इस वोल्टेज सोर्स की तरह लिखो, मतलब ये बढ़ा रहा होगा ये छोटा, तो क्या लिखेंगे हम V2 माइनस V1। ठीक है, तो अब जब वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तब हम क्या करेंगे, जब हमारे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे उस टाइम पे कैलकुलेशन करते टाइम हम क्या करेंगे, इसको हम एक ही वोल्टेज सोर्स मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सोर्स पैरेलल में तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब दोनों का वैल्यू क्या हो, जब दोनों का वैल्यू सेम हो, तभी तो पैरेलल में कनेक्ट हो सकता है। अब क्या 5 वोल्ट और 10 वोल्ट पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट ही पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू V2 होगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा केस है, जैसे इसको चलो मान लेते हैं, पहला केस है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चौथे केस में हम देख रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर हमें लोड साइड कैलकुलेशन करना है, लोड साइड का मतलब कि यहाँ पे कोई लोड लगा होगा, यहाँ पे कोई लोड लगा होगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स ही होगा। क्यों, क्योंकि अभी इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे भी, चलो पहले देख ही लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है जो कि एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ये दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये भी 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है। हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा एक लोड है। अगर ये हमारा एक लोड है तो लोड साइड कैलकुलेशन करना है हमें लोड साइड कैलकुलेशन क्या करना है, हमें बताना है फाइंड लोड करंट वोल्टेज एंड पावर। लोड का करंट पता करो, वोल्टेज पता करो और पावर पता करो। तो जब लोड साइड हम कैलकुलेशन करेंगे तो चलो इसमें कैलकुलेशन करते हैं क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चलो देखो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कितना टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में होगा। तो 5 सीरीज में कनेक्टेड है, 5 और 5 क्या हो जाएंगे 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में उसके साथ, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 5 ओम, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 5 ओम आया। टोटल 10 वोल्ट के लिए कितना रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम आ गया। तो टोटल करंट यहां से कितना जा रहा होगा, तो यहां से जो टोटल करंट जाएगा वो 2 एम्पियर जाएगा। 2 एम्पियर, अब 10 और 10 दो समान वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो समान वैल्यू का करंट क्या होगा, इसमें प्रवाहित होगा, मतलब इसमें 1 एम्पियर जाएगा और इसमें भी क्या जाएगा 1 एम्पियर जाएगा, दोनों में 1 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, अब इस साइड हमें वोल्टेज पता करना है, तो इस साइड हमें वोल्टेज V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R। I कितना जा रहा है, I जा रहा है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस इसका कितना है 5, तो कितना वोल्ट आ गया, क्या ये 5 वोल्ट आ गया। तो V का वैल्यू 5 ओम में 5 वोल्ट आ गया लोड साइड। चलो ठीक है, I का वैल्यू कितना आया है, I का वैल्यू हम अभी यहीं पे देखे, I का वैल्यू कितना आया है, I बराबर 1 एम्पियर आ गया है। चलो ठीक है, I बराबर 1 एम्पियर आ गया। अब अगर पावर बराबर निकालना हो इस 5 ओम लोड के लिए तो पावर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू हम जानते हैं V इंटू I होता है, तो पावर कितना हो गया 5 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू
5 वॉट। ठीक है, तो लोड साइड कैलकुलेशन किए, ये आया। अब अगर हम अपना शॉर्ट ट्रिक फॉलो करें, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और वो लोड साइड हमें कैलकुलेशंस करना है, तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, तो हम इस पूरे सर्किट को केवल एक वोल्टेज सोर्स की तरह लिखेंगे, केवल एक वोल्टेज सोर्स की तरह लिखेंगे। कब? जब हमें लोड साइड कैलकुलेशन करना हो। लोड साइड का मतलब कि सोर्स साइड अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं और उनमें कैलकुलेशन करना है, उनका पावर, उनका करंट और उनका वोल्टेज बताना है, तो उस साइड नहीं, केवल लोड साइड प्रेफर करेंगे ये सब चीजें। तो चलो लोड साइड हो रहा है इसमें, तो लोड साइड में क्या करो, जो पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है इस वोल्टेज सोर्स के साथ, उसको क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब अगर उसको इग्नोर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इधर क्या किए, इधर लोड साइड कैलकुलेशन कर रहे थे, तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको हम क्या कर दिए, ओपन कर दिए, मतलब क्या, नेग्लेक्ट कर दिए। अब अगर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो चलो फिर से सॉल्व करके देखते हैं। तो रेजिस्टेंस को जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह होगा, जिसमें एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और फिर यहाँ 10 ओम के रेजिस्टेंस को क्या कर दिए तुम, 10 ओम के रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। 10 ओम के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिए तो यहाँ 5 ओम और यहाँ 5 ओम। कैलकुलेशन कहाँ करना है, कैलकुलेशन लोड के साइड करना है, मतलब 5 ओम के लिए करना है। ठीक है, ये 10 वोल्ट था और ये 5 ओम था। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट में, तो सर्किट में अब टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया है। वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, क्या यहाँ से करंट केवल 1 ही एम्पियर जाएगा, इसमें 0 एम्पियर जा रहा है, तो पूरा का पूरा करंट कहाँ फ्लो हो जाएगा, 5 और 5 ओम वाले में, इसमें क्या फ्लो होगा, 1 एम्पियर पूरा का पूरा करंट फ्लो हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमें I इज इक्वल्स टू कितना मिला, 1 एम्पियर मिल गया है। तो लोड साइड कैलकुलेशन जब किए हम, तो करंट कितना आया, 1 एम्पियर आया। और वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R के अकॉर्डिंग I कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो क्या हो जाएगा, कितना वोल्ट, 5 वोल्ट आ गया। अब अगर हम पावर निकालना चाहें तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, लोड साइड का पावर कितना हो जाएगा, 5 ओम में पावर कितना हो जाएगा, पावर कंजम्पशन, वोल्टेज कितना 5 वोल्ट, करंट कितना 1 एम्पियर, मतलब कितना 5 वॉट, कितना हो गया ये 5 वॉट हो गया। तो जब हम लोड साइड कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोड साइड कैलकुलेशन करते टाइम जो वोल्टेज है, जो करंट है और जो पावर है, क्या वो जब हम इस चीज को इग्नोर कर दिए उस टाइम पे क्या वो चेंज हुआ है, नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम अपने प्रीवियस शॉर्ट ट्रिक में ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज, जब भी हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा और ये लोड साइड कैलकुलेशन करना होगा हमें, तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, या इसकी जगह जो भी रहेगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, चाहे वो एक वोल्टेज सोर्स हो, चाहे एक करंट सोर्स हो, चाहे एक रेजिस्टेंस हो। मतलब इसका ये कि अगर हम इसमें 5वां लिखना चाहें, अगर हम इसमें 5th नंबर लिखना चाहें, तो 5th नंबर क्या होगा, 5th नंबर ये होगा कि अगर एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और हमें कैलकुलेशंस किस साइड करना है, कैलकुलेशंस लोड की साइड करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको केवल और केवल एक वोल्टेज सोर्स की तरह लिखेंगे। कब, जब कैलकुलेशन हमें क्या करना होगा, जब हमें कैलकुलेशन लोड साइड करना होगा। ये हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। कैसे, ये बताओ, यहाँ पे मान लो वोल्टेज V है, यहाँ पे करंट I है, तो ये बताओ इस करंट के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, कितना वोल्टेज डेवलप होगा, क्या यही V वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है, प्रीवियस केस में बताओ यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा, तो क्या अभी भी लोड को V वोल्ट ही वोल्टेज मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लोड को यहाँ पे भी 10 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ पे भी 10 वोल्ट मिल रहा था, और जब इसको हटा दिए तो तब भी 10 वोल्ट मिल रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, कब, जब कैलकुलेशंस हमें लोड साइड करना हो। ठीक है, ऐसे ही अगर कई करंट सोर्सेज हैं हमारे पास, ऐसे ही अगर कई करंट सोर्सेज हैं, जैसे 6 नंबर क्या करंट सोर्सेज के बारे में है। करंट सोर्सेज में क्या, तो करंट सोर्सेज में जैसे मान लो 2 करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं
अब अगर दो करंट सोर्स I1 और I2 वैल्यू के सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा। फिर उसके बाद अगला, दो करंट सोर्सेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दो करंट सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। जैसे मान लो एक करंट सोर्स का वैल्यू I1, दूसरे करंट सोर्स का वैल्यू I2। ऐसे ही सातवां ये हो गया। आठवां नंबर है कि अगर दो करंट सोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा या उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। चलो देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे 6, 7 नंबर और ये हमारा है 8 नंबर। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर दो करंट सोर्सेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ये बताओ एक वायर में एक टाइम पे क्या 5 एम्पियर और 10 एम्पियर साथ में फ्लो हो सकता है। बिल्कुल नहीं। एक टाइम पे इंस्टेंटेंटली, एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे हमें हमेशा एक ही करंट मिलेगा किसी भी वायर में, मतलब सीरीज में हमेशा एक ही करंट फ्लो होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हम तभी इन दो करंट सोर्सेस को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं जब दोनों का वैल्यू क्या हो, दोनों का वैल्यू सेम हो। मतलब ये भी 5 एम्पियर हो, ये भी 5 एम्पियर हो, ये नहीं कि ये 5 एम्पियर ये 10 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, 7वां नंबर, जब हम लोड साइड कैलकुलेशन करेंगे और दो करंट सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों करंट सोर्सेस को, यहाँ पे क्या करंट मिलेगा हमको, चलो बताओ इस नोड पे करंट क्या मिलेगा। ये करंट इधर से जा रहा है, ये करंट भी इधर से जा रहा है, मतलब क्या मिलेगा I1 प्लस I2। तो हमें टोटल कितना करंट मिलेगा अगर दो करंट पैरेलल में कनेक्टेड है, टोटल करंट मिलेगा I1 प्लस I2, ठीक है। ऐसे ही दो करंट सोर्सेज अगर अपोजिट में कनेक्टेड हैं तब क्या होगा, तो अगर इधर का पोलैरिटी ले रहे हो, मतलब I1 को बड़ा मान रहे हो और I2 को छोटा मान रहे हो, तो क्या होगा, हमें करंट कितना मिलेगा, हमें करंट मिलेगा I1 माइनस I2। क्यों, क्योंकि इसमें करंट इस तरफ जा रहा है और इसमें करंट इस तरफ, मतलब ये I1, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे I1 माइनस I2 करंट जाएगा, ठीक है। अगर इसको और भी कैसे लिख सकते हो, अगर मान लो तुम I2 को बड़ा मान रहे हो, I2 को बड़ा मान रहे हो तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। अब करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो क्या होगा, करंट कितना फ्लो होगा, अब I2 माइनस I1 फ्लो होगा। समझ में आया, एकदम वोल्टेज सोर्सेस की ही तरह है, ठीक है। अब अगला एक केस है हमारे पास। अगला केस है कि अगर मान लो 9 नंबर, अगर मान लो हमारे पास एक करंट सोर्स रेजिस्टेंस के साथ, एक करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और हमें कैलकुलेशन कहाँ करना है, लोड साइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। कब, जब लोड साइड कैलकुलेशन करना होगा। क्यों, क्योंकि ये बताओ यहां अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे भी कौन सा करंट फ्लो होगा, क्या यहां पे भी आई करंट फ्लो होगा। अगर वहां भी आई करंट फ्लो हो रहा है तो लोड के साइड कैलकुलेशन करने में या लोड के साइड करंट, पावर और वोल्टेज निकालने में इस रेजिस्टेंस के कारण कोई असर पड़ रहा है, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको एक केवल और केवल एक क्या मान सकते हैं, करंट सोर्स मान सकते हैं। ऐसे ही मान लो एक और केस लेते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स को हम एक करंट सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर एक वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट हमेशा, ये बताओ अब फिर से जब लोड साइड कैलकुलेशन करोगे तो लोड साइड कैलकुलेशन करते टाइम क्या यहां अभी भी आई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो क्या लोड साइड जब करंट, पावर और वोल्टेज निकालोगे तो इस वोल्टेज सोर्स का कोई असर पड़ रहा होगा वहां पे, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लोड को अभी भी आई करंट मिलेगा तो हम इसको केवल और केवल एक करंट सोर्स की तरह दिखा सकते हैं, केवल और केवल एक करंट सोर्स की तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमारे पास है, हमारे पास है यहाँ पे इस चौथे और पांचवें पॉइंट के बारे में, और उसके बाद 9 और 10 पॉइंट के बारे में हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है इन 4th and 5th केस
we can ignore the value of resistance connected in the value of resistance and current source connected in parallel with the voltage source while doing calculations on load side only, ठीक है। तो केवल और केवल लोड साइड। ऐसे ही in case 9th and 10th we can neglect or remove resistance and voltage source connected in series with the current source while doing calculations on लोड साइड ओनली। जब हम लोड साइड कैलकुलेशन करेंगे तभी हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में पढ़े और इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में पढ़े, तो हम जानते हैं कि डिपेंडेंट सोर्सेस हम प्रैक्टिकली नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल प्रैक्टिकली क्या यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। लेकिन अगर किसी सर्किट में मान लो एनालिसिस के लिए किसी सर्किट में अगर केवल डिपेंडेंट सोर्सेज लगा दे रहा है और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है, तो कहाँ हम एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, और जहां नहीं कर सकते वहां कैसे करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो एक एक करके लिख सकते हैं। इन प्रैक्टिकल सिस्टम we can only use independent sources। क्या हम केवल यूज करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। डिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखते हैं। while analyzing an electrical network using KVL and KCL। KVL और KCL अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। KVL and KCL equation, the dependent and independent sources are handled exactly
exactly in the same manner except in the following cases, except in the following cases। कौन कौन से केसेस हैं, तो चलो देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला है एनालाइजिंग ऑफ नेटवर्क यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम जो होगा उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डिपेंडेंट सोर्सेस को वैसे का वैसे ना रख के, या फिर उसका जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, सेकंड है एनालिसिस ऑफ नेटवर्क यूजिंग एनालिसिस ऑफ नेटवर्क यूजिंग थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, यूजिंग एंड नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम के टाइम पे भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इन सच ऑल केसेस, इन सच all cases the independent sources are replaced by their internal resistances, that is voltage source by a short circuit and current source by an open circuit। ठीक है, while all sources are as they are। ठीक है, are as they are, उसी की तरह रहेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे डिपेंडेंट और चौथा एलिमेंट जो सोर्स एलिमेंट था वो हमारा ख़त्म हुआ, मतलब सारे एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा एलिमेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, और चौथा क्या था, सोर्स। अब हम थोड़ा बात करते हैं केसीएल और केवीएल के बारे में। केसीएल किस पे आधारित है, केसीएल है नोड पे जो हम करंट कैलकुलेट करते हैं वो केसीएल हमारा है। केवीएल क्या होता है, किसी मेश या लूप के बारे में हो। तो पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं केसीएल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है और क्या करता है ये, तो इट इज़
बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना चार्ज को नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, तो इस पे बेस्ड है। और ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट करंट entering at any node will be always equal to current leaving from that node, करंट लीविंग फ्रॉम दैट नोड। मतलब यहाँ से हमें पता चला कि एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंटरिंग करंट किसी नोड पे जो होगा वो क्या होगा? लीविंग करंट। वो क्या होगा? लीविंग करंट। जैसे इसको हमें देखना है तो नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं कि क्या होगा कि जैसे मान लो कई करंट्स क्या हो रहे हैं, जैसे कई करंट्स किसी नोड पे, मान लो हमारे पास ये एक नोड है, ठीक है, इस नोड पे एक ब्रांच इस तरफ, एक 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 इस तरफ है, चलो ना, ये नोड है हमारा। अब इस नोड पे ये क्या है? एक नोड। अब इस नोड पे क्या होगा? इस नोड पे मान लेते हैं इधर से कुछ करंट्स आ रहे हैं, तो मान लेते हैं ये करंट आ रहा है I1, ये भी करंट आ रहा है I2 और ये भी एक करंट आ रहा है I3। और इस नोड पे और क्या हो रहा है? इस नोड से दो करंट बाहर जा रहे हैं। कौन कौन से? एक मान लेते हैं ये करंट बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। तो मान लेते हैं I4, I5 और I6 क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जब KVL इक्वेशन लगाए, जब KCL इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंटरिंग करंट मतलब इस नोड पे कौन कौन सा करंट आ रहा है। तो कौन कौन सा करंट आ रहा है इस नोड पे? I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट आ रहा है। और कौन कौन सा करंट बाहर निकल रहा है इस नोड से? लीविंग करंट कौन कौन सा है? I4, I5 और I6। तो क्या लिख सकते हैं? I4 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, इसको अगर और लिखना चाहें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मतलब सम ऑफ करंट एंटरिंग एट एनी नोड विल बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। किसी भी नोड पे जो करंट टोटल आ रहा होगा वो क्या होगा? 0। मतलब किसी भी नोड पे कोई चार्ज बचेगा नहीं, वो चार्ज जितना आ रहा है उतना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। समझ में आया? ठीक है, इसको हम नोडल एनालिसिस में बात करेंगे। अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? KVL, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये किस पे बेस्ड होता है? तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? कि टोटल पावर का सम, मतलब एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर टोटल क्या होगा? टोटल इनका सम क्या होगा? 0 होगा। या फिर बोल दो
टोटल एब्जॉर्बिंग पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिलीवरिंग पावर। यही क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। मतलब इससे हम क्या बताएंगे, तो केवीएल ने क्या बोला कि अलजेब्रिक सम सभी वोल्टेजेस का किसी लूप में क्या होगा, जीरो होगा। तो इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम क्यों, क्योंकि कोई वोल्टेज पॉजिटिव भी होगा, कोई वोल्टेज नेगेटिव भी होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल voltages, the algebraic sum of total voltages in any closed loop will be zero। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक जैसे हमारे पास एक क्लोज्ड लूप, अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है कुछ इस तरह मान लेते हैं, जिसमें ये क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है वी जिसका वैल्यू है, चलो यहाँ पे एक रेजिस्टेंसेस है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं R1 है, इसका वैल्यू R2 है, ठीक है। अब इसमें करंट अगर आई जा रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो रजिस्टर किसकी तरह काम करता है, हम जानते हैं सोर्स में प्लस टर्मिनल से करंट निकलता है और लोड में प्लस टर्मिनल से करंट एंटर करता है, मतलब ये प्लस रहा होगा, ये क्या रहा होगा, माइनस। ऐसे ही ये भी लोड की तरह काम करेगा, तो इसमें भी करंट एंटर करेगा प्लस टर्मिनल से और माइनस टर्मिनल से रिलीव करेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है V1, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है V2, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या होता होगा, V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 और V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। ये तो ओम्स लॉ से पता चलेगा, चलो ठीक है। अभी केवीएल से क्या पता चला, केवीएल से पता चला कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल्स टू जीरो इन एनी क्लोज्ड लूप। अगर इस क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज जीरो है तो अलजेब्रिक सम का मतलब हुआ कि कोई वोल्टेज पॉजिटिव रहा होगा, कोई क्वांटिटी नेगेटिव रही होगी। तो मतलब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, चलो अब हम इसके लिए कुछ कन्वेंशन मानेंगे। क्या कन्वेंशन मानेंगे, तो केवीएल में हमेशा अगर राइज इन वोल्टेज हो रहा है, राइज इन वोल्टेज हो रहा है, तो हम कन्वेंशन ये मान के चलेंगे कि उस टाइम पे अगर राइज इन वोल्टेज है तो हम उसको क्या मानेंगे, निगेटिव पोटेंशियल मानेंगे। और अगर ड्रॉप इन वोल्टेज हो रहा है, अब राइज और ड्रॉप क्या है बताते हैं, तो ड्रॉप इन वोल्टेज होगा तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको मानेंगे हमेशा पॉजिटिव। अब राइज और ड्रॉप से क्या समझते हैं, तो चलो देख लेते हैं। राइज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये एक रजिस्टर है या फिर चलो ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, मतलब करंट का फ्लो किस तरफ है, करंट का फ्लो ऐसा है, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको क्या मानेंगे कि कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं ना, ये माइनस है, माइनस का मतलब कम पोटेंशियल, प्लस का मतलब ज्यादा पोटेंशियल, शुरू में ही बताया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे राइज हो रहा है वोल्टेज का। और अगर मान लो करंट का डायरेक्शन किसी भी एलिमेंट में इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब तुम लूप इस तरफ कंसीडर कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस से माइनस पे आ रहे हो, प्लस से माइनस पे आ रहे हो तो मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये राइज होगा या ड्रॉप होगा, तो ज्यादा से कम पे आ रहे हो तो गिर रहा है ना, तो ड्रॉप होगा। तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, उसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन के लिए, इसमें जब इसकी जगह लिखेंगे समेशन ऑफ वी लिखेंगे यहाँ पे, तो वो जीरो कब होगा, चलो लिखते हैं। यहाँ पे बताओ, जब केवीएल इक्वेशन लगाएंगे, अप्लाई केवीएल टू द लूप, इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो चलो यहां पे क्या हो रहा है, माइनस से प्लस पे जा रहे हो, माइनस से अगर प्लस पे जा रहे हो, चलो केवीएल हम इस तरफ लगाएंगे, किस तरफ, ये कौन सा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज हम लगाएंगे, ठीक है। केवीएल इसमें हम इस तरफ से लगा रहे हैं। चलो अब बताओ, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, वी है, कहां से कहां तक, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब राइज हो रहा है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे,
माइनस वी लिखेंगे, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा तो माइनस वी। फिर आगे चले तो यहां पे पहुंच रहे हैं इस रजिस्टर पे R1 पे, तो यहां देख रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। अगर ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस से माइनस ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, मतलब ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप को किससे लिखेंगे, प्लस से, तो प्लस क्या, कौन सा वोल्टेज, V1। फिर आगे चले तो यहां पे फिर देख रहे हैं हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो क्या होगा, ड्रॉप इन वोल्टेज होगा। तो हम इसको फिर से क्या लिखेंगे, इसको हम फिर से पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस V2। टोटल सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल्स टू क्या, 0। अलजेब्रिक सम का मतलब समझे, कोई पॉजिटिव रहा होगा, कोई क्या रहा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस V प्लस V1 की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू R1, V2 की जगह I इंटू R2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या यहां से V को उस तरफ ले जा सकते हैं, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2। इसका मतलब यहां से क्या पता चला KVL से हमें, कि सोर्स उतना ही वोल्टेज डेवलप करेगा जितना वोल्टेजेस कौन किसमें ड्रॉप होगा, जितना वोल्टेज लोड में ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज लोड सोर्स डेवलप करेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा था KVL, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के बारे में। ये मेश एनालिसिस क्या होता है, तो लूप के बारे में होता है, ठीक है। लूप एनालिसिस को ही हम क्या बोलते हैं, मेश एनालिसिस। लेकिन लूप और मेश में अंतर क्या होता है, लूप में एक लूप में कई मेश हो सकते हैं, लेकिन एक मेश में कई लूप नहीं। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.